नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक वसंत का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है बचपन। विद्यार्थियों, इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आइए उनका जीवन परिचय जानते हैं, एक संक्षिप्त जीवन परिचय, और उसके बाद हम पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात प्रांत में हुआ था। विभाजन के बाद वे दिल्ली आ गई थी अपने परिवार के साथ, और उसके बाद से उन्होंने अपने जीवन का शेष समय भारत में दिल्ली में ही गुजारा। वे नारी विमर्श की लेखिका हैं। समाज में नारी की स्थिति और नारी पर हो रहे अत्याचारों को उन्होंने मुखरता से अपनी लेखनी का विषय बनाया। जिंदगी नामा उनकी एक रचना है जिसके लिए 1980 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो चुना गया, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। 2017 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनकी कुछ खास रचनाओं के नाम हम आपको बता रहे हैं। डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी, ए लड़की, दिलो दानिश, समय सरगम, यारों के यार और तीन पहाड़, ये उनकी कुछ जानी मानी रचनाएं हैं जो पाठकों के बीच खासी लोकप्रिय हैं। 25 जनवरी 2019 को उनका निधन हो गया था, पिछले वर्ष। यह एक संक्षिप्त परिचय था पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती का। आइए अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में जिसका नाम बचपन है, लेखिका ने ये कोई काल्पनिक विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत नहीं की है, बल्कि अपने बचपन का वर्णन आपके सामने किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण यानी कि लेखिका ने अपने बचपन की जो यादें हैं, अपने बचपन का जो समय है, बचपन के जो अनुभव हैं, वो आपके साथ साझा किए हैं, शेयर किए हैं। जब कभी हम अपने जीवन के वास्तविक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को कलम से लिखकर एक पाठ की या लेख की शक्ल देते हैं तो इन्हें संस्मरण कहा जाता है। आइए अब हम इस संस्मरण को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। यहाँ ये जो मैं शब्द है, यह लेखिका के स्वयं के लिए आया है। कृष्णा सोबती ने स्वयं को संबोधित किया है, स्वयं है यहाँ पर जो आपसे बात कर रही हैं। तो जहाँ भी मैं आएगा वहाँ पर ये रेफ़र करेगा स्वयं कृष्णा सोबती जी के बारे में, लेखिका के बारे में, क्योंकि वे अपने बचपन के बारे में आपको यहाँ बता रही है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका ने कहा है कि मेरी उम्र इतनी है इस वक्त, जिस वक्त मैं पाठ लिख रही हूँ, कि तुम मुझे दादी भी कह सकते हो, नानी भी कह सकते हो, बुआ भी कह सकते हो या मौसी भी। यानी एक परिपक्व उम्र में आकर के लेखिका ने यह पाठ लिखा है, और उन्होंने ये बताया है कि तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन परिवार के सब लोग मुझे जीजी कहकर बुलाते हैं। जीजी यानी दीदी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना कहते हैं अनुभवी व्यक्ति को, जो उम्र दराज हो जाता है और जिसे जीवन का अच्छा खासा अनुभव हो जाता है, वह सयाना कहलाता है। तो लेखिका ने कहा कि वो इन दिनों कुछ बड़ा अनुभव करने लगी हैं, उम्र में बड़ा और अनुभव में भी बड़ा महसूस करने लगी हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका आपको क्रमबद्ध तरीके से अपने बचपन में लेकर जा रही है और आगे बढ़ा रही है अपने संस्मरण को। वो कुछ सयाना अनुभव करने लगी हैं, शायद इसलिए कि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। जैसा हमने आपको परिचय में बताया, सन 1925 में उनका जन्म हुआ था, 20वीं शताब्दी का उनका जन्म है। उन्होंने कहा कि इस पूरे दौर में, मेरे बचपन से लेकर आज तक के समय में, पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आ गए हैं, यानी कि लोगों की वेशभूषा बदल गई है।
उन्होंने स्वयं बताया कि पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीले, जामुनी यानी वॉयलेट, ग्रे कलर के यानी स्लेटी रंग के, काले और चॉकलेटी रंग के, इस तरह के तड़क भड़क वाले रंगों के कपड़े पहनना उन्हें बचपन में पसंद था। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, यानी अब इस उम्र में आकर, इस उम्र में जहाँ कोई उन्हें दादी कह सकता है, नानी कह सकता है, एक अनुभवी परिपक्व उम्र में आने के बाद उनका मन करता है कि अब ऐसे कपड़े पहने जाएं जो शालीन हों, जिनसे सादगी झलके, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क चमक दमक न झलके। इसलिए वो सोचती हैं कि अब इस उम्र में आकर सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, बहुत गहरे नहीं, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। वो बता रही हैं कि किस किस तरह की पोशाकों का चलन था और किस तरह की पोशाकों का अनुभव पहनने का उन्हें है। उन्होंने बताया फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते भी। तो ये सारे कपड़ों के वे प्रकार हैं जो उस समय में प्रचलित थे, चला करते थे। तो ये सब उन्होंने अनुभव किया है, ये सारे कपड़ों के प्रकार उन्होंने पहने हैं और तब से लेकर अब तक के समय में जो बदलाव आया है उसका वो अनुभव कर रही हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। बता रही हैं किस किस तरह के कपड़े उन्होंने बचपन में पहने। जो बचपन के कुछ फ्रॉक उन्हें याद है, उन्हें वो याद कर रही हैं। कुछ हल्के नीले पीले रंग की धारी वाले फ्रॉक थे, गोल कॉलर थे, बाजू पर गोल कलफ थे, गुलाबी रंग का एक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था, गुलाबी रंग की जिस पर फ्रिल लगी हुई थी। लेखिका ये भी बता रही हैं कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन था। लेमन कलर वाला प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे एक तरह की फर टंकी हुई थी, उसे वे याद कर रही हैं। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक एक तरह का टॉप होता है, कुर्ते जैसा होता है, शॉर्ट कुर्ता होता है, वे भी उन्हें याद हैं। एक चॉकलेटी रंग का था और उसके अंदर प्याजी रंग की कोटी थी यानी जैकेट थी। प्याजी रंग यानी प्याज जैसा रंग, वॉयलेट कलर जैसा, और कोटी होती है जैकेट। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। दूसरा जो ट्यूनिक था वो सफ़ेद रंग का था और उसके साथ सफ़ेद रंग की कोटी थी, सफ़ेद रंग की जैकेट थी। तो इस तरह उन्होंने अपने बचपन के कुछ कपड़े जो उन्हें याद हैं, जो कुछ फ्रॉक्स याद हैं, उसका जिक्र यहाँ पर किया है। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें अब नए जूते मिलते हैं, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हम हाँ हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। आइए आगे लेखिका अपने बचपन के बारे में क्या बता रही है, इस पर ध्यान देते हैं। लेखिका कह रही है उन्हें अपने मोज़े और स्टॉकिंग याद हैं। मोज़े आप सभी जानते हैं, सॉक्स जो जूतों के साथ पहनते हैं। स्टॉकिंग्स भी मोज़े जैसे ही होते हैं, लेकिन मोज़े से कुछ बड़े होते हैं। घुटनों से ऊपर तक उनकी लंबाई होती है और उन्हें मोज़े की तरह ही पहना जाता है, उन्हें स्टॉकिंग्स कहा जाता है। तो लेखिका को अपने मोज़े और स्टॉकिंग याद हैं और वे बता रही हैं कि बचपन में उन्हें वे खुद ही धोने पड़ते थे, किसी नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसके लिए उन्हें सख्त रूप से मना किया गया था। स्ट्रिक्ट
ये आदेश था कि ये उन्हें खुद ही धोने हैं। वो ये भी बता रही हैं कि इतवार की सुबह यानी रविवार की सुबह वो इसी काम में लगाती थी, यानी रविवार की सुबह सुबह उनका पहला काम यही होता था कि मोज़े और स्टॉकिंग्स धोने होते थे। धो लेने के बाद वे अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे, क्योंकि छुट्टी का दिन होता था। ये सारे काम करने के लिए ये दिन बहुत उपयुक्त था। तो अपने जूते पॉलिश करने का काम वो मोज़े और स्टॉकिंग धोने के बाद करते थे। और वो बता रही हैं कि जब हम जूते को कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। जब हम जूतों पर पॉलिश लगाते हैं और थोड़ी देर उसे ब्रश से रगड़ने के बाद एक साफ कपड़े से अगर हम उसे मल लें, रगड़ लें, तो पॉलिश की चमक उभर कर आ जाती है। तो इसका भी अनुभव वो कर रही हैं। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कह रही हैं कि उन्हें आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। जो लोग जूते पहनते हैं विद्यालयों में यूनिफॉर्म के तौर पे, और जो लोग एनसीसी वगैरह में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं, उनके लिए ये एक नियमित काम है। आप लोगों की बूट पॉलिश हमेशा हर हफ्ते चेक होती है, विद्यालय में हर दिन चेक होती है। तो ये चेकिंग इसीलिए की जाती है ताकि आप अपना काम खुद करना सीखें, आपको आदत पड़े इस बात की कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, हम विद्यालय जाकर के अपनी बुद्धि को तो निखारते ही हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम भी विद्यालय करता है। और ये सारी वो आदतें हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं। अगर आपके जूते चमकते हुए रहेंगे तो आपका एक अच्छा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। तो वो कहती है कि उन्हें बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। वो कहती हैं अब बहुत तरह तरह के जूते आने लगे हैं बाज़ार में, और वो पहले से ज़्यादा आरामदेह हैं। पहले के जूतों में थोड़ी परेशानी तकलीफ़ होती थी, लेकिन आजकल जो जूते आ रहे हैं वो बड़े मुलायम होते हैं अंदर से, और अंदर से गदबदे से होते हैं, तो बड़े आरामदेह होते हैं। उन्होंने एक बात और यहाँ पर जिक्र किया है कि जब उन्हें नए जूते मिलते थे तो उसके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता था। वो इतने सख्त जूते होते थे जो पुराने ज़माने के कृष्णा सोबती के बचपन के समय के जो जूते थे, कि जब नए जूते मिलते थे तो नए जूते मिलने की खुशी तो होती थी, लेकिन साथ ही साथ छालों का इलाज भी करना पड़ता था। क्योंकि शुरू में जब नए जूते पहनते थे तो सबसे पहले वे चुभते थे और छाले पैरों में कर दिया करते थे। तो इसलिए छालों का इलाज शुरू होता था नए जूतों के साथ। जब कभी लंबी सैर पर वे निकल जाती थी तो साथ में रुई रखती थी। वो उपाय बता रही हैं कि क्या क्या उपाय वो करते थे इस समस्या से बचने के लिए। जब कभी लंबी सैर पर या घूमने जाना होता था, या कभी ऐसी यात्रा पर जहाँ पैदल चलना है लंबी दूरी तक, तो वे अपने साथ रुई रखती थी। अगर जूता लगने लगे यानी चुभने लगे पैर में, तो रुई मोज़े के अंदर रख लिया करती थी। फिर उन्होंने अंत में कहा है, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। वे बता रही हैं कि आज के बच्चों के बचपन में और हमारे बचपन में यानी उनके बचपन में बहुत फ़र्क आ गया है, ज़माना बदल गया है। आज की पोशाकें, आज के जूते, आज की सुख सुविधाएं सब बदल गई हैं। आइए और क्या याद कर रही हैं लेखिका, इसे जानते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कृष्णा सोबती अपनी स्टडी में बैठी हुई हैं और कुछ लिख रही हैं। पाठ में आगे वे कहती हैं, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। बच्चों को बचपन में कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल या ऑलिव ऑयल पिलाया जाता है ताकि उनका पेट साफ रहे, पर यह एक दुरूह कार्य है, मुश्किल कार्य है, क्योंकि उसकी गंध बहुत बुरी होती है। इसलिए लेखिका कह रही है कि जब शनिचर का दिन आता और हमें ये पता था कि उस दिन हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाएगा, तो सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। छोटे छोटे शीशे के गिलास होते थे जिन पर खुराक के निशान बने होते थे, सही मात्रा के निशान कि कितना ml तेल पिलाना है। जैसे आप सिरप खरीदते हैं बाज़ार से खांसी वगैरह के लिए, तो उसके साथ जो प्लास्टिक का ढक्कन आता है, जो प्लास्टिक का कैप आता है, उस पर निशान बने रहते हैं 5 ml 10 ml, ताकि आप सही मात्रा दवा की ले सकें। ठीक वैसे ही सही मात्रा तेल की भी बच्चों को पिलाई जा सके, इसलिए छोटे शीशे के गिलास पर ये मात्रा के खुराक के निशान बने रहते थे। खुराक यानी जितनी दवा पिलाई जानी है, जितना तेल पिलाया जाना है। लेखिका कहती है उसे देखते ही मितली होने लगती थी, उल्टी होने सा मन करता था, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं था और उसकी गंध इतनी भयानक होती थी कि जैसे ही वो सामने आते थे, वो गंध का भपका नाक में पड़ता था तो मितली होने लगती थी, उल्टी होने जैसा मन होने लगता था।
मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका जब आज इस उम्र में आ गई हैं कि उन्हें पर्याप्त अनुभव हो गया है, पर्याप्त उम्र का आयु का संग्रह उनके पास है, तब वे कहती हैं कि अगर हमें वो शनिवारी दवा यानी वो ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल नहीं भी पिलाया जाता तब भी शायद कुछ ऐसा बिगड़ने वाला नहीं था। हमारी तबीयत तब भी ठीक थी और नहीं पीते तब भी ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लेखिका कह रही हैं कि उनके बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में बहुत दूरी हो गई है। दूरी हो गई है इन अर्थों में कि उस समय की स्थितियां और आज की स्थितियां काफ़ी हद तक बदल गई हैं। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ कहलाती हैं हॉबीज़, इंटरेस्ट। जो आपके इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, वे भी बदल गए हैं। लेखिका के बचपन में यानी उस समय जब वे छोटी थी तब बच्चों की दिलचस्पियाँ और उनकी हॉबीज़ कुछ और हुआ करती थी। आज बच्चों की हॉबीज़ और इंटरेस्ट कुछ और हुआ करते हैं। तो लेखिका ने यहाँ इस बात की ओर भी इशारा किया है कि वो आपको बताएंगी कि क्या क्या फ़र्क पड़ गया है, उनके क्या इंटरेस्ट और हॉबीज़ थी और आज के बच्चों के क्या रहते हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन वो इस पाठ का मकसद है कुल मिलाकर आपको लेखिका के बचपन के समय से परिचित करवाना। तो हम उनके बचपन के समय के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे। याद रहे, उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। रेडियो और टीवी नहीं हुआ करते थे, ग्रामोफोन थे जिन पर रिकॉर्ड बजा करते थे। आप लोगों ने देखा होगा, एक काले रंग की बड़ी सी डिस्क होती थी जिसे बजाया जाता था और एक बड़ा सा स्पीकर होता था जिस पर से आवाज़ आती थी, उसे ग्रामोफोन कहा करते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। लेखिका याद कर रही हैं उस समय को और आपको बता रही हैं कि क्या फ़र्क हो गया है दोनों समय में। जैसे आज के ज़माने में रेडियो टेलीविज़न अवेलेबल हैं, उस समय ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। जिस चीज़ को बच्चे आजकल आइसक्रीम कहकर बड़े चाव से खाते हैं, उसे उनके बचपन में कुल्फ़ी कहा जाता था। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, यानी उनके समय में बच्चों का चाव होता था कचौड़ी समोसा खाने का। आजकल उस कचौड़ी समोसा की जगह पैटीज़ ने और बाकी दूसरी तरह के फास्ट फूड ने ले ली हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। वे कहना चाह रही हैं कि शहतूत और फालसे, फालसा एक प्रकार का फल होता है जो जामुन जैसा लगता है और ये भारत और पाकिस्तान में बहुतायत से पाया जाता है। शहतूत, फालसे और खसखस, इनके जो शरबत बनते थे वो अब किस में बदल गए हैं? कोक और पेप्सी में। अब आजकल के बच्चे जूस पीने से कोताही बरतते हैं, उन्हें कोक और पेप्सी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन उस ज़माने में ये सब नहीं था। उस समय तो शहतूत का शरबत, फालसे का शरबत और खसखस का शरबत मिला करता था। पैटीज़ नहीं मिलती थी, कचौड़ी समोसा मिलता था। आइसक्रीम नहीं होती थी, कुल्फ़ी हुआ करती थी। तो ये फ़र्क था उस ज़माने में और आज के ज़माने में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। लेखिका कह रही है कि उन दिनों कोक यानी कोको कोला नहीं मिला करती थी, लेमनेड नाम का एक ड्रिंक बाजार में मिला करता था। और विम्टो भी एक सॉफ्ट ड्रिंक था जो कि ब्रिटेन की कंपनी द्वारा बनाया जाता था, यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी द्वारा बनाया जाता था। तो वो लेमनेड और विम्टो नाम के सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में मिला करते थे। उस समय तक कोक का कोई अस्तित्व नहीं था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविस्को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। वे बच्चे जो शिमला और दिल्ली में बड़े हुए हैं, जिनका बचपन वहाँ गुजरा होगा उस समय, उन्हें वेंगर्स और डेविको जो रेस्तरां थे उनकी चॉकलेट और पेस्ट्री अच्छी लगती थी। ये एक रेस्तरां की चेन जैसे प्रतीत होते हैं वेंगर्स और डेविको। ये जो बड़े बड़े पर्यटन स्थल थे और जो बड़े शहर थे वहाँ पर ये रेस्तरां पाए जाते थे। जैसे आज के ज़माने में मैकडॉनल्ड्स और जो बाकी रेस्तरां हैं, मैकडॉनल्ड्स हैं, डोमिनोज़ हैं, वैसे ही उस समय में मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज़ तो नहीं थे, लेकिन वेंगर्स और डेविको जैसे रेस्तरां थे और बच्चों को वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की।
भाई बहनों को, छोटे घर के बच्चों को कहा जाता था कि वे शिमला माल में जाएं और वहाँ से ब्राउन ब्रेड लेकर आएं। ये माल उस समय का कोई मॉल नहीं है, उस समय कोई मॉल नहीं हुआ करते थे। माल का मतलब है बाज़ार वगैरह में, शिमला का जो मुख्य बाज़ार होता था वहाँ जाकर उन्हें ब्राउन ब्रेड लाने को कहा जाता था। ये उनकी ड्यूटी होती थी। आज कोई जाएगा, कल कोई जाएगा, अलग अलग दिन पर अलग अलग भाई बहन जाया करते थे। तो ऐसा वो बता रही हैं। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। लेखिका कह रही है हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, माल यानी बाजार से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई थी और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा मैदान वो जगह है जहां एक गिरजाघर या चर्च हुआ करता होगा, तो उस जगह का नाम ही गिरजा मैदान हो गया। तो एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ के वे गिरजा मैदान तक जाते, वहां से एक उतराई उतरते, फिर वहां से नीचे उतरना पड़ता था और माल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर यानी बेकर्स के यहाँ बेकरी पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। लेखिका कहती है हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने को मिलता था। हफ्ते में सिर्फ एक बार इजाज़त थी चॉकलेट खरीदने की, और सबसे ज़्यादा स्टॉक लेखिका के पास ही था। यानी सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, क्योंकि वो कभी भी चॉकलेट को बाज़ार में या कहीं भी खड़े खड़े नहीं खाती थी या तुरंत खरीदते ही नहीं खा लेती थी। वो घर लौटती, अपने साथ चॉकलेट घर लेकर आती, अपने बिस्तर के पास जो साइड बोर्ड रखा है वहाँ रख दिया करती, और रात के खाने के बाद जब बिस्तर में लेटती वे, तब उसका मज़ा लेकर वे उसे खाया करती थी। यानी आप ये देख सकते हैं कि कितना सब्र था उस समय के बच्चों में, कितना धैर्य था। खरीद कर चॉकलेट को घर तक लाना, उसके बाद रात के खाने तक वेट करना और उसके बाद उसका आनंद लेकर खाना। आजकल हम चीज़ें खा तो रहे हैं, लेकिन उनमें से आनंद खत्म हो गया है, हम उनका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में छोटी छोटी चीज़ों का चाहे वो खाने पीने की ही क्यों न हो, उनका भी बहुत आनंद लेकर उन्हें खाया जाता था, उनका आनंद उठाया जाता था।